अस्सलामुअलैकुम रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। इश्क रोमान शाह बाय हयात इर्तज़ा की एपिसोड नंबर 62 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसने शदीद गुस्से से काशान की तरफ देखा, जैसे वो अब भी इसे जिंदा निगल सकता हो। इसकी जिंदगी कुत्तों से बदतर मैं इसकी ज़िंदगी कुत्तों से बदतर कर दूँगा, वो गरजते हुए बोला और फिर वहाँ से बाहर निकल गया। काशान की किस्मत यहाँ तय हो चुकी थी। वो अब चाहकर भी रोमान शाह के चुंगल से नहीं निकल सकता था। दुनिया के लिए वो जैसे मर चुका था, मगर हकीकत में इसके लिए ऐसी ज़िंदगी शुरू हो चुकी थी, जो मौत से भी ज़्यादा बदतर थी। इसका कोई पीछे रोने वाला नहीं था, कोई इसे ढूँढने वाला नहीं था। माँ-बाप कब के मर चुके थे और निशा, जिससे वो कभी मोहब्बत का दावेदार था, इसे इसने अपनी ज़िंदगी से खुद निकाल कर बाहर कर दिया था। अब वो सिर्फ़ अपने अंजाम का कैदी था। एक ऐसी सज़ा का मुस्तहक जिसे इसने खुद अपने हाथों से मुंतखब किया था। रुमान शाह बेगुनाह था, वो ज़ालिम नहीं था। ऐसा बनने पर मजबूर करने वाला काशान रिज़वी था। इसके ज़ब्त को इसने खुद तोड़ा था। काशान ने खुद ही अपनी तबाही को आवाज़ दी थी, वही रुमान शाह इसको मुकाबले पर ले आया था। जहाँ सब्र की हर हद खत्म होती है, किसी की बीवी किसी के इश्क को छूने की बात करना ये गुनाह था। और रुमान शाह के नज़दीक ऐसा गुनाह करने वाला ज़िंदा दफ़न होने के लायक होता है। रुमान शाह वो आशिक नहीं था जो गिर पड़े, और वो था जो बरसता था, जो गरज पड़े वो बरसता था। और जब वो बरसा तो काशान रिजवी की हस्ती मिटकर मिट्टी में मिल गई। रुमान शाह सिर्फ एक मीरब का वारिस था। वो मीरब की मोहब्बत का इकलौता हकदार था। इसके वजूद पर, इसके हर सांस पर, सिर्फ इसके दिलो दिमाग पर सिर्फ इसकी हुकूमत थी। और मीरब वो भी एक ही थी। वो भी सिर्फ रोमान शाह के लिए बनी थी। इसके दिलो दिमाग पर रोमान शाह की हुक्मरानी थी। मोहब्बत का मतलब सिर्फ खुशियां नहीं होता। गमों में, मुश्किलात में, धूपों में, अंधेरों में जो सीना तान कर खड़े रहते हैं, वही सच्चे आशिक होते हैं। जिंदगी की हर घड़ी कड़ी आजमाइश से गुजर जाना ही असल मोहब्बत है। इश्क रोमान शाह एक बार फिर जीत चुका था। 2 महीने बाद दरक खान और निशा की शादी की तैयारियां पूरे रोज जोरों शोरों से जारी थी। रोशनियों की सजा हॉल जगमगा रहा था। हर तरफ रोशनियों की कहानी बिखरी थी। ये शादी महज एक तकरीब नहीं थी, बल्कि दो दिलों के की अलामत थी। एक ऐसी कहानी जिसने कई उतार चढ़ाव देखे, मगर आखिरकार अपनी मंजिल पा ही ली थी। निशा ने जिंदगी के इस नए मोड़ पर एक मजबूत फैसला लिया था। वो मोहब्बत जिसे इसने कभी अपनी सांसों में बसा लिया था, अब एक गुजरे वक्त की गिरद बन चुकी थी। काशान रिज़वी की मोहब्बत ने इसे सिवाय दर्द के और नज़रअंदाज किए जाने के कुछ नहीं दिया था, लेकिन दरक खान वो हमेशा इसके साथ था, चाहे एक दोस्त की तरह या अब एक हमसफर की सूरत में। वो चाहता था कि निशा खुश रहे। वो निशा अब मजीद अपनी ज़िंदगी को मासी की जंजीरों में कैद नहीं रखना चाहता था। इसने दरक के बढ़ाते हाथ को थाम लिया। एक नए सफ़र के लिए, एक नई उम्मीद के साथ निशा के वालिदैन कराची पहुंच चुके थे, और दरक का बड़े भाई दिलावर खान इस शादी को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। ये सिर्फ इसके भाई की शादी नहीं, बल्कि इसके दिल की खुशी थी, इसका फ़ख्र था। वो जानता था कि मोहब्बत और दोस्ती के रिश्ते ही ज़िंदगी को मुकम्मल बनाते हैं, और यही वजह थी कि इसने रोमान शाह और उसके तमाम करीबी दोस्तों को भी इस खुशी में शामिल करना ज़रूरी समझा था। दिलावर खान के दिल में हमेशा ये ख़्वाहिश रही थी कि सवात सवात के टूर पर काशान रिज़वी की ब्लैकमेलिंग करने पर इसने अपने भाई दोस्त जैसे बॉस को खो दिया, मगर वहाँ पर कुछ बर्बादी, कुछ बुरी यादें थी तो अच्छी यादें भी जुड़ी थी। वो सवालात के बर्फीले पहाड़ों में बिछड़े थे, मगर अब ये वक़्त था कि वो अपनी गलती सुधारे और अपने घर करीबी को अपनी खुशियों में शामिल करें। दिलावर खान ने खुद अपनी बीवी फ़िदा के साथ हर एक घर जाकर दावतनामा दिया था। ये रस्मी दावत नहीं थी, बल्कि इसमें एक ख़ुलूस की खुशबू थी, मोहब्बत की गर्मी थी और ताल्लुकात की मज़बूती थी। डॉक्टर शाहज़ेब खान दो फैमिली विद फैमिली, एक ऐसा ख़ानदान जिसकी महफ़िल में ख़ास सताइश की होती थी, और डॉक्टर शाहज़ेब के मज़ाहिया जुमले हर तकरीब को यादगार बना देते थे। आज़म शाह विद फैमिली, एक मज़बूत शख्सियत, जलाल और वजाहत का अलामत, मगर अपने करीबी लोगों के लिए हमेशा एक मोहब्बत और नरम दिल रखने वाला था। शाहमीर मलिक विद फैमिली, जो हर वक्त एक खास मुस्कुराहट के साथ रहता, मगर दोस्तों के लिए जान तक देने का जज्बा रखता था। अहमद अलवी विद फैमिली, मगर कम गो मगर गहरी सोच रखने वाला, वो शख्स जिसके अल्फाज में तासीर थी, जो हमेशा दिल की सच्चाई पर यकीन रखता था। रोमान शाह विद फैमिली, वो नाम जो सिर्फ एक शख्सियत नहीं, बल्कि वकार, इज्जत और बेलौस मोहब्बत की अलामत था। जब दिलावर खान ने इसके सामने दावत पेश की, तो वो मोहब्बत की कहानी कहा, मोहब्बत से कहा, भाई भाई और बच्चों को भी साथ लाना, वरना खुशी आधी रह जाएगी। रोमान शाह ने इसके आगे इनकार नहीं किया था, क्योंकि वो जान चुका था कि दिलावर खान अब पहले वाला दिलावर नहीं रहा था, वो बदल चुका था। इसकी खुशी में शामिल होना जरूरी
ज़रूरी था। शादी के दिन करीब आ रहे थे, हर तरफ जश्न का समा था, हर तरफ खुशी से दमक रहा था। ग़ज़ाओं में सिर्फ़ ज़ायके नहीं बल्कि मोहब्बतें भी शामिल थी। पुरानी तल्ख़ियाँ वक़्त के साथ मानद पड़ चुकी थी और अब हर चीज़ में सिर्फ़ मोहब्बत, दोस्ती और अपनायत की रोशनी बाकी थी। ये शादी सिर्फ़ 2 दिलों का मिलन नहीं थी, बल्कि कई बिछड़े रिश्तों का दोबारा जुड़ना भी था। और इस महफ़िल में जो मोहब्बत की खुशबू बिखरी थी, वो हर गुज़रते लम्हे के साथ मज़ीद गहरी हो रही थी। आज निशा और दरक की मेहंदी की रात थी। पूरा घर रोशनियों में नहाया हुआ था, फ़िज़ा में शहनाइयों की धुनें गूंज रही थीं और हर चेहरे पर खुशी की झलक थी। हँसी मज़ाक, मेहंदी के गीत और दिलकश माहौल सब कुछ एक ख्वाब के मानिंद हसीन लग रहा था। निशा ने फुल मेहंदी रंग का सूट पहना हुआ था जिस पर गोल्डन गोटे का नफीस काम हुआ था। इसकी कलाइयाँ सब्ज़ और सुनहरी चूड़ियों से सजी थी। आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे बरसों बाद इसे ज़िंदगी ने खुशी का मौका दिया हो। वो कांच की गुड़िया लग रही थी, नाज़ुक, खूबसूरत और ख्वाबों में गुम। ये वही निशा थी जिसकी मोहब्बत को काशान रिज़वी ने कभी अहमियत नहीं दी थी। जिसने अपनी अना, ज़िद और बीमार ज़हनियत की नज़र इसके जज़्बात को कर दिया था। और आज दरक खान बेताब था, मुंतज़िर था कि कब वो इसकी महरम बनकर हमेशा के लिए इसके आगोश में आ जाए। ये हकीकत थी कि कमी निशा में नहीं थी काशान रिज़वी की सोच में थी। वो मोहब्बत के नाम पर जुनून में मुब्तला एक साइको शख्स था जो दूसरों के जज़्बात को रोंद कर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करना चाहता था। ये इश्क नहीं था, ये एक ज़हनी बीमारी थी जिसका इलाज ज़रूरी था। मोहब्बत का मतलब किसी को कैद करना नहीं बल्कि इसे आज़ाद करके खुश देखना होता है। और आज निशा आज़ाद थी, वो अपने हक में किए गए सही फैसले के साथ अपनी नई ज़िंदगी की दहलीज़ पर खड़ी, जहाँ मोहब्बत की कदर थी, इज़्ज़त थी और सबसे बढ़कर एक सच्चा हमसफ़र था, दरक खान। निशा को स्टेज पर बिठा दिया गया और साथ ही दरक खान भी बैठा था। दिलावर खान और फ़िदा सारे इंतज़ामात को देख रहे थे। दिलावर खान को अच्छी तरह से पता था कि रोमान शाह अपनी फ़ैमिली को ज़्यादा नुमाया करना पसंद नहीं करता, इसलिए इसने तकरीब में बहुत से मेहमानों को कट करके सिर्फ़ चंद लोगों को मदऊ किया था। वो जानता था कि ये दिन निशा और दरक खान के लिए ख़ास है और वो इसे हर हाल में यादगार बनाना चाहता था। मेहंदी की रस्म शुरू हो चुकी थी। दरक खान की नज़रें निशा से हटने का नाम नहीं ले रही थी, जैसे वो यकीन कर रहा हो कि ये सब हकीकत है, कोई ख्वाब नहीं। इसकी निगाहों में एक ऐसी मोहब्बत थी जो लफ्ज़ों से कहीं ज़्यादा गहरी थी। दिलावर खान ने सबसे पहले मेहंदी की रस्म के लिए मीरब और रोमान शाह को बुलाया। मीरब ने निशा के हाथों पर मेहंदी लगानी शुरू की जबकि रोमान शाह दरक खान को गिफ्ट दे रहा था। माहौल में एक अजीब सी शगुफ्तगी थी, मगर एक बात सबको उलझा रही थी, यहाँ दूल्हा दरक खान है या रोमान शाह। बेशक दरक खान ने खूबसूरत नौजवान था और रोमान शाह से उम्र में छोटा भी, मगर जैसे ही रोमान शाह स्टेज पर आया सब कुछ मानन पड़ गया। इसकी शख्सियत का रोब, इसकी गहरी आंखें और वो दुबदबा जो इसके वजूद से झलकता था, सब कुछ ज़रा खान की कशिश पर हावी हो गया था। वहाँ बैठी हुई बहुत सी ख़वातीन की नज़रें बेख्तियार रोमान शाह पर जाकर रुक गई। एक सरगोशी सी होने लगी, नज़रें उठने लगी। वो बहुत से खामोश मोहब्बतों के जज्बात पल भर में जानने लगे। मगर मीरब ने जैसे ही सब महसूस किया, फ़ौरन इन ख़वातीन को घूर कर देखा। इसकी तेज़ नज़रें इन सबको खबरदार कर रही थी कि ये मेरा शाह है। रोमान शाह ने ये सब नोट किया और इसके अनाबी लब जो हमेशा एक दबदबे के साथ बनते रहे थे, घनी मूंछों के नीचे हल्के से मुस्कुरा दिए। ये मुस्कुराहट सिर्फ मीरब के लिए थी और वो ये जानती थी। वो इसी बात का इसे गरूर था। मीरब ने फुल ऑरेंज रंग का गरारा जेबन कर रखा था जिस पर पिस्ता रंग के दुपट्टे की नजाकत एक दिलकश इम्तिजाज पैदा कर रही थी। दुपट्टा सलीके से इसके गिर्द जमा हुआ था जैसे किसी शहजादी का ताज। कानों में पड़े बड़े बड़े फूलों से बनी बालियां थी जो हल्की सी जंबिश पर इसके मखमली गालों को छू रही थी, जैसे कुदरत भी इसकी दिलकशी पर कुर्बान जा रही हो। हाथों में गुलाब के ताज़ा फूलों के बने हुए गजरे थे जिनकी खुशबू इसके महकते वजूद का हिस्सा लग रही थी। मेकअप हल्का मगर नफासत से सजा हुआ था और इसके हसन में मज़ीद निखार पैदा कर रहा था। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं लग रही थी बल्कि दिल मोह लेने वाली परी लग रही थी। और हाँ, शाह शाह अपनी शहजादी को नजरों में समोए बैठा था। इसकी आंखों में वही बेकरारी, वही दीवानगी जो हर बार मीरब को देखकर जागती थी। लेकिन मीरब वो किसी और ही दीवानगी में काम वो किसी और ही काम में मसरूफ थी। इसे अपनी परवाह नहीं थी। वो इसे अपने शाख पर जमी हुई और दूसरी औरतों की नजरें खटक रही थी। वो इस सब पर खामोशी से निगाह रखे बैठी थी जैसे किसी और की नजर का लम्स भी बर्दाश्त न कर सके। फिर शाह ने खुद हाथ बढ़ाकर मीरब को स्टेज से नीचे उतारा। लम्हा जैसे रुक गया था। ये लम्स, ये एहसास, सब कुछ हद से ज़्यादा खूबसूरत था। दोनों एक दूसरे के लिए बने थे और एक दूसरे के साथ ही अच्छे लगते थे। मेरी जान, इस तरह घूर-घूर कर नहीं देखते, बाकी बुरी बात होती है, रोमांच ने नरमी से कहा जबकि वो स्टेज पर नीचे उतर रहा था। मीरब के होठों पर तल्खी मुस्कुराहट उभरी। नज़रें अब भी उन औरतों पर थी जो रोमांचा को देख रही थी। और जो आपको घूर कर देख रही हैं, इनका क्या बुरी बात है? ऐसे नहीं बोलते, शाह ने धीरे से कहा जैसे समझा रहा हो।
कोई बुरी बात नहीं, अगर किसी ने दोबारा आपकी तरफ देखा मैं आंखें फोड़ दूंगी। वो सरगोशी में गुर्राई। जंगली लड़की ऐसे नहीं कहते। शाह ने हंसी दबाकर कहा, मगर इसकी आंखों में शरारत थी। ऐसे ही कहते हैं। और आज चुप करके मेरी तरफ से मुंह करके बैठे। अगर किसी ने आपको देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शाह ने बेख्तियार हल्की सी हंसी ली, मगर इसकी नजर अपने शहजादे पर जम रही थी। वो इसकी मोहब्बत की शिद्दत को जानता था, मगर यह हक जताने का अंदाज भी निराला था। तुम एक काम करो, चादर लाई हो? जी, गाड़ी में रखी हुई है। एक काम करो, वो मंगवा दो। मैं यहाँ नकार करके बैठ जाता हूँ। मीरत ने रोमांचा को घूर कर देखा, फिर बेख्तियार हंसते वरी फनी, मगर हंसी के नीचे वही जुनून छुपा था। आपको क्या पता किसी के लिए पोजेसिव होना किसे कहते हैं। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती कि कोई आंख की तरफ देखे। रोमांचा के लिए जुमला सुनना अजीब था। वो जो मीरत पर किसी का साया बर्दाश्त नहीं करता था, वो कैसे मीरत की जिद को गलत कहता। मगर हाँ, वो अभी मुस्कुरा रहा था। टेबल पर बैठा मोहब्बत की इसकी शिद्दत को अपनी नजरों में कैद किए हुए सामने मेहंदी की रस्म जारी थी, और यहाँ मोहब्बत का एक हसीन रंग बिखर रहा था। इधर लैला और मजनू को देखो, अपनी धुन में मस्त है। ये जुमला डॉक्टर शाहजेब खान का था, क्योंकि महफिल में हंसी मजाक करना और मौका देखकर सबकी खुली उड़ाना इसका पसंदीदा काम था। इस वक्त भी सब अपनी बातों में मगन थे, मगर रोमांचा और मीरा पर नजर डालना किसी को याद नहीं आया था। और ये बात डॉक्टर शाहजेब को गवारा न थी, इसलिए इसने हंसते हुए एक जुमले में ही सबका ध्यान अपनी तरफ मतवज्जा कर लिया। हद है यार, मोहब्बत का अलग ही लेवल चल रहा है। इतना सुनते ही सबके कहके बुलंद हुए, और अब पूरी टेबल की नजरें एक ही सिमत में थी, जहां रोमांचा और मीरब एक दूसरे में गुम बैठे थे। और कहकों की आवाज पर रोमांचा और मीरब ने यकदम इनकी तरफ देखा। रोमांचा की नजरों में वासे था कि अब क्या कर दिया। मीरब तो शर्म से फौरन नजरें चुका गई, मगर रोमांचा ने नफी में सर हिलाते हुए डॉक्टर शाहजेब को घूरा। वो जो पूरी महफिल में सबसे मासूम बनने की कोशिश कर रहा था, जानता था यह सब इसी की शरारत का नतीजा है। रोमांचा ने बेसाख्ता हाथ उठाया और लानत का साइन से पास किया, मगर डॉक्टर शाहजेब भी कहाँ पीछे हटने वाला था। इसने हवा में बने इस लानत के साइन को मजे से पकड़ा और इसे सीने पर रखकर दिल से लगा लिया। मोहब्बत है शाहजी, मोहब्बत। ये कहकर वो मजेदार कहका लगाने लगा, जबकि रोमांचा ने गहरा सांस लिया और बेबसी से सर झटक दिया। तेरी अपनी बीवी साथ बैठी है, मगर तेरा ध्यान हमेशा मुझ पर ही क्यों रहता है? रोमांचा ने नजरें डॉक्टर शाहजेब पर गाड़ते हुए चबा चबा कर कहा, शर्म कर यार, जितनी नजर तू मुझ पर रखता है इतनी ही भाभी पर भी रख लिया कर। रोमांचा साथ वाली टेबल पर ही बैठा था, तो बात करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी, मगर डॉक्टर शाहजेब कहाँ सुनने वाला था। क्या करूं यार, जो जो चस्के तू देता है, वो जो लानते तू भेजता है, वो बेगम से नहीं मिलती। रोमांचा ने आंखें सुकेड़े और डॉक्टर शाहजेब ने मुस्कुराते हुए बात जारी रखी, और जो मजा तेरी दांत में है वो भी मैं नहीं वो कहीं भी नहीं मिलता, मगर तू सब्र कर, घर जाकर मजीद लानते भेज देना, मैं तब भी सुन लूंगा। वो रोमांचा ने दांत पीस कर से पूरा, जबकि शाहजेब मजीद मसे से मुस्कुराने लगा। यार मैं तो बस कह रहा हूँ कि शादी है, मेहंदी है, एंजॉय कर। रोमांचा का बस नहीं चल रहा था कि इसका मुंह बंद करे। फिर एक लम्हे बाद इसने सामने पड़ी सलाद की प्लेट से खीरे के 2 टुकड़े उठाए और सीधा डॉक्टर शाहजेब की तरफ उछाल दिए, मगर डॉक्टर शाहजेब ने दोनों खीरे हवा में कैच कर लिया और भूखे नंगों की तरह खाने लगा। वाह शाहजी, आज तो खास मेहमान नवाजी हो रही है। रोमांचा ने माथे पर हाथ मारा और बेबसी से सर झटक दिया। यार म्यूजिक सिस्टम है, गाना हो जाए, डॉक्टर शाहजेब खान ने ऐलान किया, और साथ ही हॉल में शोर मच गया। आज हमारे रोमांचा भाभी के लिए सॉन्ग गुनगुनाएंगे। मेहंदी का फंक्शन पहले ही रंगीन था, मगर अब तो जैसे 4 चांद लग गए थे, और लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर शाहजेब था। रोमांचा ने चौंक कर इसे घूरा। अबे चुप कर जा, मगर बहुत देर हो चुकी है। स्टेज के करीब बैठे दिलावर खान और दरक खान ने खास फरमाइश कर दी थी, और अब रोमांचा बुरी तरह से फंस चुका था। यार मैं नहीं गा रहा। वो बार बार इनकार कर रहा था, मगर कहाँ सुनते थे ये लोग। शाहजेब पर तो वैसे ही गुस्सा आ रहा था, मगर अकेले इस पर गुस्सा करने का फायदा। यहाँ तो आसिम अहमद सभी तमाशाई बने बैठे थे और मजे ले रहे थे। अभी तक शामिर नहीं पहुंचा था, वरना शायद एक इत्तेहादी तो मिल ही जाता। रोमांचा ने गहरा सांस लिया। अब क्या करूं, भला मैं कैसे सबके सामने गाना गाऊंगा? सबके सब कमीने हैं, कोई नया शोशा छोड़ देंगे, इसकी खाल तो मैं इसके घर जाकर उधेड़ूंगा। मगर सामने बैठी मीरब की नजरों में एक अजीब सी चमक थी। तो मैं ऐसे क्या देख रही हूँ? रोमांचा ने मीरब को घूरते हुए पूछा, जो बड़ी दिलचस्पी से इसे देख रही थी। मैं देख रही हूँ कि आप मेरे लिए सॉन्ग नहीं गा सकते। रोमांचा ने आंखें सुकेड़ कर इसे देखा। माशाल्लाह, बेवकूफों के साथ रह रहकर तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। जैसे नमूने भाई हैं वैसी तुम हो। गाना गाने से प्यार साबित होता है,
हाँ जी, गाना गाने से ही प्यार साबित होता है और आप चुपचाप जाकर गाना गाएँ। रोमान शाह ने सर झटक कर झुककर करीब आया और सरगोशी में कहा, ये जो बाहर आकर मुझ पर रोब जमाती हो ना, घर चलना तुम्हें सीधा करता हूँ। मीरत ने लब खींचकर देखा, फिर लापरवाही से कंधे उचकाए। ठीक है, जो करना है कर लीजिएगा, फिलहाल जाकर मेरे लिए सॉन्ग गाए। रोमान शाह कुर्सी के पुश से टेक लगाए बेनियासी से बोला, कहीं नहीं जा रहा, यहीं बैठकर गाऊंगा। और जैसे ही वो जिद्दी हुआ, माइक वहीं लाकर इसे पकड़ा दिया गया। मेहंदी की तकरीब रोशनियों और खुशबुओं में घिरी हुई थी। हंसी और मजाक, मौसीकी की मध्यम आवाजें हर तरफ थी, मगर जैसे ही रोमान शाह ने माइक थामा, महफिल की सारी रौनक एक पल के लिए थम गई। नवी नवी लगी लगी आपा देवे हान दे, टचियां गल्ला दे, सब राज जान दे। इसकी गहरी दिलकश आवाज फिजा में बिखरी तो हर कोई महवत रह गया, मगर मीरब वो बेहद हैरान थी। इसे पंजाबी ज्यादा समझ नहीं आती थी, इसके लिए कुछ लफ्ज का मतलब समझ आ रहा था और कुछ बिल्कुल अजनबी लग रहे थे। लेकिन रोमान शाह की आंखें जो सिर्फ इस पर मरकूज थी, वो सब कुछ कह रही थी। मेरे नाल खड़ी कल्ली तू ही जचदी, वेख अलड़ा ते काह विच एक, एक वजदी। मीरब ने लब खींच लिए। दिल की धड़कन बेकाबू होने लगी। वो अल्फाज के मायने तो पूरी तरह से नहीं समझ रही थी, मगर रोमान शाह की नजरों में दिलचस्पी की शिद्दत इसे सब कुछ समझा दिया था। तेरी मेरी जोड़ी वेखी से ने ठार दी, गबरू वे नखरो तो जान वारदा, नखरो वे लगिया दा मिल ताड़ दी। दिलावर ने कहका लगाया, यार हमारा भाई तो सच में महफिल लूट कर ले गया है। शाहजेब ने दिल सर हिलाते हुए कहा, ये मीरा भाभी के लिए स्पेशल परफॉर्मेंस है और हमें सिर्फ तमाशाई बनकर देखना है। खड़े होन लगे चुनिया दे रंग, गलमसा ही लकोई बालियां तो संग। मीरा की आंखें हिरानी से फैल गईं। इसने बमुश्किल रोमान शाह की तरफ देखा, जो इसके तासुरात से महफूज हो रहा था। इसके अंदाजा हो चुका था कि मीरा को पूरी तरह समझ नहीं आ रही, मगर वह चाहकर भी नजरें नहीं चुरा पा रही थी। लगदी या लगदी ना अखन हुण मुटियार दी, गबरू भी नखरो तो जानवार दा, नखरू भी लगिया दा मिल ताड़ दी। चारों तरफ तालियां बजने लगी, मगर रोमान शाह की निगाहें अब भी इसी पर जमी थी। वो अपनी नजरों से ही इसे बता रहा था कि वो चाहे समझे ना समझे, गाना सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए है। शीशे दे मोम दा बड़ा टाइम लगदा, जटपुरी नो दा ख्याल रखदा, चढ़दी जवानी फड़े चंचाड़ दी, गबरू भी नखरो तो जानवार दा, नखरो भी लगिया दा मिल ताड़ दी। मीरा अपने झपट झुककर नजरें झुका ली, मगर दिल में इसके इस लम्हे को हमेशा के लिए महफूज कर लिया। इसे पंजाबी नहीं आती थी, मगर मोहब्बत के अल्फाज किसी जुबान के मोहताज नहीं होते। मेहंदी की महफिल अपने अरूज पर थी, मगर आज की शाम को चार चांद लगाने वाला सिर्फ एक था, रुमान शाह। वाह भाई वाह, यहाँ तो महफिल को चार चांद लग चुके हैं। शामी ने खुशगवार हैरत से तालियां बजाते हुए हाल में कदम रखा। इसके चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट थी। मिरहा भी इसके साथ थी, आंखों में चमक लिए जैसे कुछ खास देखने लगी हो। रोमान शाह गहरी सुरीली आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। वो पंजाबी सॉन्ग गा रहा था, मगर इसके बोल सिर्फ और सिर्फ मीरब के लिए थे। हर लफ्ज में मोहब्बत की गर्मी थी और हर सुर में एक अलग सा एहसास। मीरब की नजरें इस पर टिकी रहीं। वो कुछ बोल समझ नहीं थी, कुछ नहीं, क्योंकि पंजाबी इसे पूरी तरह नहीं आती थी, मगर वो ये जरूर जानती थी कि इसके हर लफ्ज में इसके लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। वो खामोशी से इसे देख रही थी, जैसे इसकी हर बात को अपने दिल में जज्ब कर रही हो। हमें तो पता था भाई की आवाज लाजवाब है, मगर यूं सबके बीच में गाना गाएंगे ये तो सोचा भी नहीं था। मिरहा ने हैरत और खुशी के इम्तिजाज से कहा, जबकि शामिर कहका लगाते हुए बोला, हाँ लगता है हमारी गैर हाजिरी में बहुत कुछ बदल गया है। रोमान शाह ने माइक एक तरफ रखा और गहरी नजरें अब भी मीरब पर मरकूज थी। वो धीरे से उसकी तरफ झुका और हल्की सी आवाज में बोला, ये सब तुम्हारे लिए था समझी। मीरब की पलकें झुक गई, होठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आई। तालियां एक बार फिर बजने लगी, मगर इस लम्हे फिर रोमान शाह और मीरब के दरमियान सिर्फ खामोशी की गुफ्तगू थी, जो शायद दुनिया के किसी भी सॉन्ग से ज्यादा गहरी थी। अहमर और माही आगे बढ़े। माही ने गुलाबी और सब्ज लहंगा पहन रखा था, जबकि अहमर ने क्रीम रंग का शलवार कुर्ता जेब कर किया था। माही ने निशा के हाथ पर मेहंदी रखी और मुस्कुरा कर बोली, अल्लाह हमेशा आप दोनों को खुश रखे। अहमर ने दरक खान से कंधे पर हाथ रखकर छेड़ा, खान भाई अब हाथ में मेहंदी भी सज गई है, जिंदगी मजीद हसीन होने वाली है। दरक खान ने मुस्कुराते हुए निशा की तरफ देखा, हाँ अब तो रंगों में जीना है। शिफा और आसिम भी आगे बढ़े। शिफा ने नीला और गुलाबी इम्तिजाज का जोड़ा पहना था, जबकि आसिम ने
सफेद कुर्ता और सब्ज वेस्ट कोट पहनी हुई थी। शिफा ने निशा के हाथ पर मेहंदी रखी और नरमी से बोले, दुआ है कि ये रंग आपकी जिंदगी से कभी ना उतरे। आसिम ने दरक खान की तरफ देखते हुए कहा, खान भाई, अब आपकी जिंदगी में सिर्फ खुशियों की मेहंदी लगनी चाहिए। डॉक्टर शाहजेब और हुमा मेहंदी की रस्म के लिए आगे बढ़े। हुमा ने गुलाबी और सुनहरी लहंगा पहना था। शाहजेब ने नीला कुर्ता और व्हाइट वेस्ट कोट। हुमा ने निशा के आगे हाथ पर मेहंदी रखी और मुस्कुराते हुए बोले, ये मेहंदी आपकी जिंदगी में हमेशा मोहब्बत के रंग बिखेरे। शाहजेब ने दरक खान की तरफ देखते हुए कहा, खान, अब तो सब कुछ बदल चुका है, अब खुशियों का वक्त है। शाहमीर और मिरहा आगे बढ़े और मिरहा ने हल्का और सब्ज चांदी के इम्तिजाज का लिबास पहना था। शाहमीर ने क्रीम और नीला कुर्ता। मिरहा ने निशा की तरफ देखकर खुशी से कहा, ये मेहंदी आपके रिश्ते को हमेशा मजीद खूबसूरत बनाएगी। शाहमीर ने दरक खान के हाथ पर मेहंदी रखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ये रंग हमेशा कायम रहने वाला है। फिदा और दिलावर भी आगे बढ़े। दिलावर ने गहरे सब्ज रंग की शेरवानी पहनी थी, जबकि फिदा ने हल्का सुनहरी और नीला इम्तिजाज का जोड़ा। फिदा ने निशा के हाथ पर लगी मेहंदी रखी और नरमी से बोले कि रंग हमेशा सलामत रहे। दिलावर ने दरक खान के हाथ पर मेहंदी रखते हुए कहा, ये सफर हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। हॉल में कहके गूंज रहे थे, तालियां बज रही थी और हर तरफ खुशियों का समा था। मेहंदी के तकरीब में अपने अख्ताम को पहुंची थी तो खानों की खुशबू ने फिजा में मजीद रंग खोल दिए थे। लजीज चटपटे गोलगप्पे, खस्ता पूरी, चने, दही बल्ले और मीठे मशरूबात ने सभी को अपनी तरफ मतवज्जा कर लिया था। अहमर और माही साथ बैठे थे। माही ने चटनी से डूबे हुए गोलगप्पे को एक ही निवाले में मुंह में डालकर अहमर को चैलेंजिंग नजरों से देखा था। अब देखती हूँ, अब तुम मुझसे ज्यादा स्पाइसी खा सकते हो या नहीं। अहमर ने हंसते हुए गोलगप्पा उठाया। अगर मैं जीत गया तो? माही ने शरारत से आंख तपाई। तो जो कहोगे मान लूंगी। अहमर ने जरा चुपकर सरगोशी की। सोच लो, ये मुकाबला हारना तुम्हारे लिए महंगा पड़ सकता है। शिफा और आसिम करीब ही थे। शिफा ने चम्मच से दही बल्ले उठाए और आसिम की तरफ बढ़ाए, ये ले खाएं। आसिम ने चम्मच हाथ में लेते की बजाय शिफा की आंखों में झांकते हुए आहिस्ता से कहा, तुम्हारे हाथ से खाऊंगा तो जायका दोगुना हो जाएगा। शिफा ने इसे घूर कर देखा, ज्यादा फिल्मी बनने की जरूरत नहीं है, खाएं वरना वापस ले जाऊंगी। आसिम ने हंसते हुए निवाला लिया। मैडम, हुक्म की देर है। मैं तो वैसे भी तुम्हारे हाथ के हर जायके का आदी हो चुका हूँ। शामिर और मिरहा अपनी ही दुनिया में थे। मिरहा ने एक पूरी उठाई और शामिर की तरफ बढ़ाई। ये खाएं, बहुत मजे की है। शामिर ने मसनूई बेजारी से कंधे उचकाए। पूरी के बगैर भी गुजारा हो सकता है, मगर तुम्हारे हाथ से हो तो शायद सोच सोच सकता हूँ। मिरहा ने एक नजर इस पर डाली, फिर शरारत से कहा, ये ले, एक नहीं पूरी प्लेट खानी पड़ेगी। शामिर ने मुस्कुराते हुए एक निवाला लिया। अगर शर्त यह है कि तुम मुझे अपने हाथ से खिलाओगी तो मैं पूरी देग भी खाने को तैयार हूँ। फिदा और दिलावर एक साथ बैठे थे। दिलावर ने फिदा को चटनी में भीगी पूरी खाते देखा तो हंसते हुए कहा, मुझे लगा तुम बहुत कम खाती हो, मगर ये तो कुछ और ही मंजर है। फिदा ने पूरा निवाला मुंह में डालकर शरारत से जवाब दिया, मेहंदी की रात है, मुझे मजा लेने दे। कल से मैं सिर्फ डाइट कल से फिर डाइट ही रह जाएगी। दिलावर ने मुस्कुराते हुए एक नजर पूरी इसके हाथ में उठाई। ठीक है, फिर आज की रात तुम्हारे साथ इस मजे में शामिल होता हूँ। दरक खान और निशा सबसे अलग बैठे थे। निशा ने दरक की प्लेट में पूरी डाली। ये लो, खाओ, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। दरक खान ने उसे गौर से देखा। जब तुम हाथ से दोगी तो कैसे इनकार करूंगा। निशा ने मुस्कुराते हुए इसे खाने का कहा। अब कोई बहाना नहीं, सब कुछ खाना होगा। दरक खान ने संजीदगी से कहा, अगर तुम कहो तो जहर भी खा सकता हूँ। निशा ने फौरन उसके लबों पर हाथ रख दिया। चुप, ऐसा कुछ मत कहो। दरक खान ने उसके को नरमी से हटाया। मैंने बस इतना ही कहा है कि तुम्हारी हर बात मेरे लिए हुक्म है। मेरे टेबल पर खड़ी गोलगप्पों के साथ मीरा टेबल पर खड़ी गोलगप्पों के साथ भरपूर इंसाफ कर रही थी, जबकि रोमांचा दिलचस्प नजरों से इसे देख रहा था। मीरा बराम से लग रहा है जैसे कई महीनों से कुछ नहीं खाया, और हल्के से मुस्कुराया। आप जानते हैं ना, मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है, प्लीज टोकिए मत। मीरब ने नखरे से कहा, टोका नहीं, बस इतना मत खाओ कि गला खराब हो जाए। ओह, हो जाने दे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। मीरब ने लापरवाही से कहा, मगर हाथ अभी भी प्लेट में था। अगर घर जाकर खांसी शुरू की तो देखना फिर। किस वक्त तुम्हारी खांसी बढ़ती है ये भी खूब जानता हूँ। रमान शाह ने मायने खेज लहजे में कहा, आपको तो हर वक्त अपनी ही पड़ी रहती है। मीरब ने शर्माकर गोलगप्पे की प्लेट में सर में झांका, मगर खाने की रफ्तार कम ना हुई। हाँ, मुझे सिर्फ अपनी ही फिक्र होती है। और इसके करीब हुआ, सरगोशी में बोला, और घर चलो, बाकी का हिसाब किताब पूरा करता हूँ। रोज ही करते हैं, कौन सी नई बात है। मीरब ने जलकर कहा। रोमान शाह ने से नजरों के हिसार में लिया। गोलगप्पे खाकर जुबान तेज हो गई है, घर जाकर इसकी रफ्तार थोड़ी सी स्लो करनी पड़ेगी। मीरब का दिल एक पल को धड़कना भूल गया, मगर अगले लम्हे वो बिना परवाह किए
फिर से गोलगप्पे की तरफ मतवज्जा हो चुकी थी, नोक-झोंक जारी थी, मोहब्बत भरी नज़रों से अपनी जान को भी खाते हुए देख रहा था और साथ में टिश्यू देकर इसकी हेल्प भी कर रहा था। रोमान शाह इसकी बात से बेखबर था कि इसके लानती यार सब कुछ देख रहे थे। महफ़िल कहको और खुशियों से गूंज रही थी, मेहंदी की खुशबू, रंग-बिरंगे लिबास, हँसी-मज़ाक और मोहब्बत भरी नज़रें। ये लम्हे हमेशा के लिए अमर हो रहे थे। मेहंदी का फंक्शन इख्तिताम को पहुंच चुका था। सब अपने-अपने घरों के लिए निकल चुके थे। कमरे में हल्की सी रोशनी फैली हुई थी, दीवार पर पड़ी रोशनी का अक्स किसी ख्वाब के मानंद लग रहा था। निशा नरम बेड पर बैठी थकन से चूर हाथों पे मॉइस्चराइजर लगाते हुए गहरी सोचों में खोई हुई थी। मेहंदी का फंक्शन कितनी थक गई हूँ आज। वो आहिस्ते से बड़बड़ाई, उंगलियां आपस में रगड़कर नर्म मुलायम हाथों पर नजर डाली और बेख्तियार मुस्कुरा दी। एक अलग सी खुशी दिल में उतरी थी। जिंदगी की एक नया फोड़ लेने चाह रही थी, जहां सब कुछ खुशियों से भरा हुआ महसूस हो रहा था। दरक वही तो था जिसके साथ अब हर दिन खूबसूरत होगा। मुस्कुराहट अभी पूरी तरह से फैली भी ना थी कि अचानक जैसे कोई पुराना जख्म हल्की सी चुभन दे गया हो। सोचों का धार किसी और सिमत में बह गया, जो लम्हा भर के लिए पहले ख्वाबों में खोई हुई थी, यकदम किसी और हकीकत में जा पहुंची थी। इसकी आंखें खला में कहीं ठहर गई थी, माथे पर हल्की सी शकन उभरी, हाथों की हरकत रुक गई थी, जैसे दिल जैसे किसी लम्हे को ठटक कर रह गया होना। चाहते हुए भी इसके जहन में काशान की तरफ चला गया था। काशान, कहाँ हो तुम? फिर कभी दिखाई क्यों नहीं दिए? दिल की अजीब सी कैफियत थी, जैसे कोई पुरानी याद खुद ब खुद जिंदा हो गई हो। वो खुद को झटकना चाहती थी, मगर दिमाग किसी जिद्दी बच्चे की तरह बस इसी सिमत जो भागे जा रहा था। गहरा सांस लेकर इसने नफी में सर हिलाया, जैसा खुद से खफा हो। मगर मैं तुम्हारे बारे में सोच ही क्यों रही हूँ? तुमने तो मुझे निकम्मी, बेकार, नकारा चीज समझकर अपने दिल से निकाल दिया था। तल्खी से लब भींचकर इसने तकिए से टेक लगा ली, आंखें बंद करके जैसे सब कुछ जहन से झाड़ना चाहा। मगर यादें भी जिद्दी होती हैं, चाहो भी तो आसानी से नहीं जाते। दरक के ख्वाबों की रोशनी में वो आगे बढ़ना चाहती थी, मगर कहीं ना कहीं काशान का साया अभी भी अंदर किसी कोने में मौजूद था। तुम ख्यालों में भी किसी और के बारे में सोचो, ये हमें गवारा नहीं है। मध्यम से सरगोशी सुनते ही निशा ने पट से आंखें खोल दी। दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना भूल गया। दरक खान इसके चेहरे पर बेहद करीब झुका खड़ा था, चेहरे पर वही गहरी संजीदगी और आंखों में वही जीतने वाली शिद्दत थी। दोनों हाथ इसकी कमर पर बांधे, जैसे किसी हक के साथ अपना वजूद इसके करीब ले आया हो। निशा का दिल एकदम धड़क उठा था, अल्फाज लबों तक आकर कहीं उलझ गए। दरक, आप कब आए? कैसे आए? दरक के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, मगर आंखों में एक मजबूत दावा था, एक ऐसा हक जिस पर वह किसी को मदाखलत की इजाजत नहीं दे सकता था। खिड़की से आया हूँ अभी अभी, जब तुम सोचों में गुम थी, और अब भी करीब था। नजरें जैसे इसके चेहरे की हर कैफियत को जांच रही थी। वो उदासी और उलझन और मासी की परछाइयां जो निशा के अंदर किसी कोने में आज भी जिंदा थी। मैं इन ख्यालों से निकालने आया हूँ जिनको सोचकर तुम अफसरदा हो। मुझे मंजूर नहीं है कि तुम्हारे ख्यालों में भी तुम्हारा मासी आए। तुम्हारे ख्यालों पर तुम पर मेरा हक है निशा। निशा का दिल बेख्तियार कांपा। इसकी गिरफ्त से नजरें चुराकर पीछे हटना चाहा, मगर दरक ने जैसे इसके वजूद को अपनी सख्त संजीदा नसों से हिसार में जकड़ लिया था। वो आहिस्ता से इसके करीब बैठा, निशा का चेहरा अपने हाथों में थामा, जैसे वो किसी नाजुक चीज को संभाल रहा हो। उसकी उंगलियों की सरसराहट निशा के दिल की बेतरतीबी को और बढ़ा रही थी। मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम अपना हर दर्द को भूल जाओगी, मगर इसलिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा, हर तरह से, हर लम्हा। निशा ने बेबसी से इसकी आंखों में देखा, जहां कोई झूठ, कोई बनावट नहीं थी। दरक खान के हर लफ्ज में, हर अंदाज में सिर्फ और सिर्फ सच्चाई थी। निशा की आंखें भीगने लगी, जज्बात के समंदर में जैसे सब कुछ बहने लगा था। दरक ने नरमी से इसके गाल पर उंगली फेरी, इसके आंसू को बहने से रोकने की कोशिश की। आंखों में मुकम्मल यकीन था, नहीं निशा, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। वो अब और करीब हुआ, इसके माथे पर अपना लम्ब छोड़कर सरगोशी में बोला, तुम खुशियां डिजर्व करती हो और वो खुशियां मैं लाऊंगा तुम्हारे लिए। बस दिल के हर दरीचे को मेरे लिए खोल दो। निशा ने बेख्तियार आंखें बंद कर ली, जैसे दरक को मोहब्बत के हिसार में पनाह ले रही हो, जैसे पहली बार किसी ने इसे मुकम्मल होने का एहसास दिया हो। दरक कभी कभी पुरानी यादों से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम चाहकर भी इन लम्हों को याद नहीं करना चाहते, मगर फिर भी जैसे कोई जिद्दी साया हमारे साथ चलता रहता है। क्यों होता है ऐसा? क्यों कुछ चीजें हमारे अंदर से निकलती नहीं है? सब कुछ इंसान के हाथ में नहीं होता। दरक की आवाज में नरमी थी, मगर लहजे में एक गहरा यकीन था। वो आहिस्ता से इसके करीब हुआ, आंखों में मुकम्मल ठहराव लिए, जैसे वो हर दर्द का मदावा बनने आया हो। कभी कभी कुछ चीजें इस वक्त पर छोड़ देनी चाहिए, बस तुम कोशिश करो सब कुछ भूलने की, बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। निशा ने धीरे से आंखें बूंद दी, जैसे वो खुद को यकीन के सुपुर्द कर रही हो। दरक ने इसकी थोड़ी को नरमी से छुआ, जैसे इसे जिंदगी की सबसे कीमती चीज की तरह संभाल रहा हो। सिर्फ एक रात की दूरी है निशा, कल रात के बाद तुम मेरे पास होगी। मेरी मोहब्बत की पनाहों में गुजरा हुआ हर दुख, हर उदासी मेरी मोहब्बत में बह जाएगा। मैं वादा करता हूँ, तुम्हारी सोचों से इस दर्द के अक्स को हमेशा के लिए खींच कर निकाल दूंगा। दरक का लहजा नर्म था,
मगर लफ्ज़ों में एक मज़बूत वादा था, ऐसा वादा जिसे वो हर कीमत पर पूरा करने वाला था। इसने निशा के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। इसके माथे पर अपना लम्स छोड़ा जैसे अपनी मोहब्बत की मेहर लगा रहा हो। निशा ने आँखों में जज़्बों की एक नया आबाद थी। एक दुनिया आबाद थी जहाँ माज़ी की उदासी और हाल की उम्मीद एक साथ ही बह रही थी। दरक के लबों का पहला लम्स निशा के अंदर सनसनाहट की लहरें दौड़ा गया, जैसे कोई बंद दरवाज़ा यकदम खुल गया हो, जैसे किसी बेरंग लम्हे में अचानक रोशनी उतर आई हो। एक खूबसूरत सा एहसास जो दर्द की जगह ले रहा था। निशा का चेहरा शर्म से लाल हो गया था, वो बेख्तियार ब्लश करने लगी थी। बेशक वो 3 साल तक आशान रिज़वी के साथ निकाह के बंधन में बंधी रही थी, लेकिन इसके घर में एक महरम के तौर पर ही रही थी। मगर हकीकत ये थी कि काशान रिज़वी ने कभी इसे छुआ तक नहीं था। इसकी कुर्बत, इसका लम्स, वो सब कुछ आज पहली बार दरक खान के हिस्से में आया था। दरक वो पहला शख्स था जिसने इसे छुआ, जो मोहब्बत के साथ इसके करीब आया। दरक के लम्स पर निशा जैसे कोई मासूम हिरनी थी। वो एक अजनबी कैफियत में सिमटने लगी। वो छुई-मुई की तरह दहक रही थी। इसकी पलकें लरसने लगी, दिल की धड़कन जैसे बेतरतीब सांस बजने लगी। दरक ने इसकी घबराहट को महसूस किया, उसके लबों पर एक मुतमईन सी मुस्कुराहट फैल गई। ये खुशी किसी भी मर्द के लिए कम ना थी। जिस औरत से वो मोहब्बत करता हो, इसके वजूद पर कभी किसी और का लम्स नहीं बसा। दरक का दिल खुशी से भर गया। निशा की पाकीज़गी, इसकी मासूमियत, इसकी लर्जिश सब कुछ गवाही दे रहा था कि वो आज तक किसी के एहसास से आशना नहीं हुई। औरत के बदन की हरारत, इसकी झिझक, इसकी लर्ज़िश, सब कुछ एक अक्लमंद मर्द को बता देता है कि वो किस मिट्टी की बनी है। दरक ने नरमी से इसके चेहरे को छुआ, जैसे इसके इस लम्स से इसके खौफ को मिटाना चाहता हो, जैसे इसे यकीन दिलाना चाहता हो कि वो यहाँ महफूज है, इसकी मोहब्बत में, इसकी पनाहों में। मुझे जाना चाहिए क्योंकि अभी पूरा हक हासिल नहीं है। कल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, फिर पूरे हक के साथ हक जताऊंगा। दरक नरमी से कहता हुआ एक बार फिर से निशा के माथे पर मोहब्बत भरा लम्स छोड़कर पीछे हटा। इसकी बेकरार धड़कनें निशा पर मुकम्मल दस्तरस चाहती थी, मगर वो जानता था कि ये वक्त नहीं है। वो एक पल को रुका, फिर तेजी से हाथ हिलाते हुए इसी रास्ते पर पलट गया जिस खिड़की से आया था। निशा ने घबराहट और अजीब सी खुशी में मिले जुले एहसासात के साथ खिड़की के करीब जाकर इसे जाते देखा। इसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे कोई नया जज्बा इसे पूरी तरह से अपने लपेट में ले रहा हो। दरक थोड़ी दूर जाकर रुका, इस एक पल को पलटा, लबों पर हाथ रखा और हवा में एक किस दी। फिर हाथ का इशारा बनाकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। निशा मुस्कुराते हुए दूर तक इसकी गाड़ी को देखती रही, जैसे ये लम्हा कभी खत्म ना हो, जैसे कोई ख्वाब हकीकत में ढल रहा हो। अगर फोन की बेल न बजती तो शायद वो यूं ही खड़ी खड़ी के रास्ते को अभी देखती रहती। स्क्रीन पर दरक खान का नंबर जगमगा रहा था। दिल की धड़कनें फिर से बेकाबू होने लगी। इसने हल्की सी घबराहट के साथ कॉल रिसीव किया और फोन कान से लगा लिया। दरक, इसने लबों से बेख्तियार निकला। फोन की दूसरी तरफ से दरक की शोफ मगर दिलकश आवाज सुनाई दी, मेरी जान, खिड़की बंद करके सो जाओ वरना ठंड लग जाएगी। अगर ठंड लग गई तो मेरी कल की खूबसूरत रात खराब हो जाएगी, जो मैं बिल्कुल खराब नहीं करने के मूड में रही हूँ। सालों तुम्हारा इंतजार किया और मत तड़पाना मुझे। निशा का चेहरा शर्म से लाल होने लगा, सांसें उलझने लगी। दरक की बेबाकी, इसका अंदाजा, इसका दावा था, सब कुछ एक अलग शिद्दत लिए हुए था। इसने झट से फोन बंद किया और ऐसे सीने से लगा लिया जैसे दिल की धड़कनों के शोर को छुपाने की कोशिश कर रही हो। इसने झटके से खिड़की का पर्दा गिरा दिया। मुझे जरा किसी पर्दे के पार से भी देख रहा हूँ। दीवार से टेक लगाए वो आंखें बंद किए बस मुस्कुरा रही थी। जो भी था बहुत खूबसूरत था, एक ऐसा एहसास जो वाकई इसके पिछले सारे गम मिटा रहा था। मीरब, मीरब कहाँ चली गई हो? रोमांचा ने गहरी बेचैन आवाज में कमरे में गूंजी। सुबह उठते ही अगर मीरब इसे नजरों के सामने ना दिखाई देती तो रोमांचा का सुकून गायब हो जाता, जैसे कोई चीज नामुकम्मल रह गई हो। आज संडे का दिन था। नमाज के बाद रोमांचा ने कुछ देर आराम करने का सोचा था। वो दोबारा लेट गया था और मीरब वहीं इसके पहलू में थी, लेकिन सोने से पहले वो सख्त लहजे में कह चुका था कि अगर मेरे उठने से पहले रूम से बाहर गई तो टांगे तोड़ दूंगा, क्योंकि मीरब को प्यार की जुबान थोड़ी कम समझ में आती थी और रोमांचा को इसकी जिद से चिढ़ थी। मगर इसके बावजूद जब वो जा चुका था तो मीरब गायब थी। इसकी बेचैनी हद से बढ़ गई थी। वह एक झटके से उठा और इर्द गिर्द नजर दौड़ाई और जैसे ही हकीकत पर वाज़ेह हुई, इसकी आंखों में सख्ती उतर आई थी। मीरब, वो एक बार फिर से दहाड़ा, गुस्सा, बेचैनी और कुछ और जो शायद वो खुद भी ठीक से नहीं समझ पा रहा था। सब कुछ इसके लहजे में झलक रहा था। रोमांचा रूम का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही सामने जकिया आती दिखाई दी, जो हल्की मुस्कुराहट के साथ सलाम कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। जकिया, मीरब कहाँ है? रोमांचा ने सीधा सवाल किया। भाई वो बाहर गार्डन में है। जकिया ने बताने पर रोमांचा तेजी से गार्डन की तरफ बढ़ गया, मगर जैसे ही वहां पहुंचा सामने का मंजर देखकर सरनफी में हिलाकर रह गया। मीरा आराम से घास पर आलती पालती मारकर बैठी थी। इसके सामने शीशे की छोटी सी कटोरी में दूध था।
और एक नन्हे से बिल्ली के बच्चे को दूध पिला रही थी। एक छोटा सा स्याह और सफेद रंग का मासूम सा बच्चा जो हल्की आवाज में म्याऊं म्याऊं कर रहा था। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह थी कि ये मीरब ना सिर्फ इसे दूध पिलाती बल्कि इससे मीठी मीठी बातें भी कर रही थी, जैसे वो कोई इंसान हो। छोड़ो इसको, अंदर और अंदर चलो। रोमांच आने इसके करीब घुटनों के बल बैठते हुए घूर कर बोला। मीरब ने गर्दन उठाकर मासूमियत से शाह को देखा, फिर बिल्ली के बच्चे की तरफ देखा और होंठ बाहर निकाले। प्लीज शाह, नहीं ना, ये देखो कितना छोटा है, इसने तो खुद दूध भी नहीं पिया जा रहा। वो बेचारगी से बोली। रोमांचा ने गहरी सांस ली, माथे पर तेवरी डाली और मजबूत लहजे में बोला, अगर इससे दूध नहीं पिया जा रहा तो इसकी फिक्र इसकी माँ की होनी चाहिए, तुम्हें नहीं। उठो और अंदर चलो। मगर तुम्हें समझ नहीं आती? तुम अपनी मोहब्बत किसी पर लुटाओ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इतना साबिर नहीं हूं मैं। तुम्हारी खातिर मैंने खुद को बहुत बदला है, मगर इससे ज्यादा नहीं बदल सकता। मीरब ने नरमी से बिल्ली के बच्चे के सर पर हाथ फेरा और फिर तेवरी चढ़ाकर रोमांचा की तरफ देखा। ये छोटू सा बिल्ली का बच्चा है, इससे आपको क्या मसला हो सकता है? वो गुस्से से बोली। मुझे इससे वही मसला है जो तुम्हारे छत छत पर रखे हुए इन ऑस्ट्रेलियन तोतों से था, समझी? छोड़ो इसे, कोई ना कोई आकर दूध पिला देगा। रोमांचा ने इसका हाथ थाम लिया। चली जाऊंगी खुद, मैं कोई लंगड़ी हूँ जो मेरे पैर काम नहीं कर रहे? मीरब ने गुस्से में हाथ झटका और रोमांचा को नजरअंदाज करते हुए थप थप करती हुई अंदर की तरफ बढ़ गई। रोमांचा ने इसे जाते देखकर लब खींचा और फिर इससे इसके पीछे चल पड़ा। तुम बदतमीज हो गई हो मीरब, जानती हो मेरे प्यार ने तुम्हें बिगाड़ दिया है। वो धीमे मगर सख्त लहजे में बोला। तो फिर मार देना मुझे। ना, ना नहीं होगी तो ना बिगड़ूंगी, ना रहूंगी ना बिगड़ूंगी। मीरब जलकर बोली। धड़ धड़ करती चिड़ियां चढ़ने लगी। रोमांचा के माथे की रगें तन गई। वो तेजी से आगे बढ़ा और जैसे ही मीरब के कमरे में दाखिल हुई, एक झटके से दरवाजा बंद कर दिया। मीरब की चीख निकलते निकलते रह गई, क्योंकि वो रोमांचा ने अपनी भारी हथेली नरमी मगर मजबूती से इसके रबों पर रख दी थी और उसके कान में सरगोशी करता हुआ बोला, मैंने कहा था ना, मारने के लिए जान निकालना जरूरी होता है, और अगर मैं खुद ही जानलेवा हुआ तो फिर तुम्हें चीखने की जरूरत क्या है? मीरब की सांसें उलझने लगी। वो हया से लाल हो गई थी। शाह थोड़ी शर्म कर लिया करे, सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं। और नजरें चुराते हुए बोली। रोमांचा के लबों पर एक गहरी मुस्कुराहट फैल गई। शर्म करने के लिए सारी दुनिया पड़ी है, तुमसे शर्म करके मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। वो बेबाकी से बोला और अपनी बाहों की हिसार में ले लिया। मीरब ने तड़प कर खुद को छुड़वाने की कोशिश की। छोड़ो मुझे, मैं आपसे नाराज हूँ। वो छोटा सा बिल्ली का बच्चा था, कितना क्यूट था, भूख लगी थी इससे, मगर आपको तो पता नहीं हर इस चीज से क्यों चिढ़ है जो मुझे पसंद होती है। वो नाराजगी से बोली। रोमांचा ने संजीदगी से इसकी आंखों में झांका, एक गहरी सांस ली और धीमे से मगर पुरजोश में बोला, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें सिर्फ मुझे पसंद करने का हक है। मुझे देखो, मुझे मुझसे लिपटो, मुझसे चिपटो, ऐसा ही हूं मैं, और जैसा भी हूं तुम्हारा ही इंतखाब हूं। तो फिर अब खड़फड़ाना बंद करो और सुबह सुबह ही शक्ल सीधी करो। वो एक झटके से इसके करीब गया। मीरब ने नजरें झुका ली और लब खींच लिया, मगर इसके गुलाबी गालों पर फैलती सुर्खी कुछ और ही कहानी सुना रही थी। चलो मॉर्निंग किस दो, रोमांचा ने शरारत से लबों को पॉइंट करते हुए कहा। मीरब ने फौरन नजरें फेर ली और शर्म से लाल होते हुए बोली, नहीं दूंगी। रोमांचा ने आंखें सुकेड़ कर इसे देखा, फिर मायने खेजी से मुस्कुराहट के साथ बोला, तो फिर मैं खुद ले लूंगा। मीरब ने फौरन पीछे हटने की कोशिश की। मैं भाग जाऊंगी। रोमांचा ने हाथ बांधते हुए सर झटका, मैं पकड़ लाऊंगा। मीरब ने जिद्दी अंदाज में गर्दन अकड़ाई। मैं हाथ नहीं आऊंगी। रोमांचा ने लब खींचकर नजरें इस पर गाड़ दी। चेहरे पर हल्की सी शरारत फैली थी। मुमकिन ही नहीं है मेरे। मीरब ने आंखें घुमाकर कहा, फिर भरोसा है खुद पर? रोमांचा ने सीने पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। मीरब की ने हंसी दबाने की कोशिश की। अच्छा जी? रोमांचा ने मजे से गर्दन हिलाई। हाँ जी। मीरब ने फौरन रुख मोड़ लिया, मगर दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। रोमान शाह ने मायने खेजी से मुस्कुराहट के साथ कदम बढ़ाया, क्योंकि वो जानता था ये बाजी तो वो जीत ही चुका है। रोमान शाह ने नरमी से मीरब का चेहरा अपने गिरफ्त में लिया। इसकी घबराई हुई नजरें अपनी तेज होती सांसों के साथ मजीद हसीन लग रही थी। लम्हा भर को इसे देखता रहा, फिर हल्की से मुस्कुराहट के साथ चुप कर इसके लबों को अपनी पंखुड़ियों में कैद कर लिया। मीरब की पलकें लरसी, बदन में सनसनाहट दौड़ गई, मगर रोमान शाह की गिरफ्त ने इसे हिलने तक नहीं दिया था। वो मोहब्बत से इसकी मॉर्निंग किसको किसको जूस की तरह हलक में उंडेल रहा था, जैसे संडे की सुबह को बेहद खुशगवार बना रहा हो। मीरब ने बेबसी से आंखें मूंद ली, मगर दिल की धड़कनें तेज होती चली गई। रोमांच आने से खुद में मजीद करीब कर लिया, जैसे कह रहा हो कि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। सर, इसने पिछले 4 दिनों से कुछ नहीं खाया, प्लीज आप एक बार आ जाएं। फोन पर मुलाजिम की घबराई हुई आवाज और काशान के भूखे रहने की खबर सुनकर रोमांचा ने गाड़ी निकाली और तेजी से अपने फार्म हाउस की तरफ रवाना हो गया। 20 मिनट बाद दरवाजा खोला गया और रोमांचार अंदर दाखिल हुआ। मुलाजिम आगे आगे चल रहा था, जबकि वो शख्स चेहरा लिए कदम जमा कर चल रहा था। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, सामने दीवार के साथ एक लगाकर एक शख्स बैठा था। बढ़ी हुई दाढ़ी, बिखरे लंबे बाल, उजड़ी हुई हालत, ये वही काशान रिजवी था। रोमांचा को देखते ही वो हमेशा की तरह अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ था। चेहरे पर वही शैतानी मुस्कुराहट। आओ रोमांचा, आओ और मुझे खबर दो कैसी है वो जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ। रोमांचा की आंखों में सुर्खी उतर आई। वो एक झटके से आगे बढ़ा और काशान के जबड़े को सख्ती से दबोच लिया।
जिसकी वजह से तुम यहाँ हो वो बिल्कुल ठीक है, खुश है मेरे साथ, इतनी खुश के तुम इसे याद भी नहीं कर कैसे तुम याद भी नहीं। रोमांचा सख्त लहजे में लफ्जों को चबा चबा कर बोला। काशान की आंखों में एक लम्हे के लिए एक साया सा लहराया, मगर फिर वो मकरू मुस्कुराहट के साथ बोला, कोई बात नहीं, मुझे तो वो याद है ना। और जिस दिन मैं तुम्हारी इस कैद से निकलूंगा, इस तक रसाई हासिल कर लूंगा जैसे पहले कर ली थी, तुम्हारी सिक्योरिटी की धज्जियां न उड़ाती तो मेरा नाम काशान रिजवी नहीं। रोमांचा ने एक तंसिया हंसी हंसी हंसकर इसका जबड़ा मजीद दबा लिया और सर्द लहजे में कहा, और अगर मैंने तुम्हें यहाँ से निकलने दिया तो मेरा नाम रोमांचा नहीं। वो गुस्से से इसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम यहीं पर तड़प तड़प कर गुमनाम मौत मरोगे और गलत जगह पंगा लिया है तुमने। पंजाबी पंजाबी हन्या फेल नहीं कर दे, पर जदों कोई पहल कर देवे ते फेर कदम कदी पीछे नहीं लेंदे। एक झटके से रोमान शाह ने काशान को दीवार के साथ धकेल दिया और वापस मुड़कर बाहर निकल गया। काशान की नजरें इसके जाते कदमों पर जमी थी, जबकि इसकी आंखों में एक जुनून उभरने लगा, जैसे वो अपनी बर्बादी का बदला लेने की कसम खा चुका हो। मरने दो इसको भूखा, जब तक ये अपने मुंह से न भोंके, इसको खाने का एक निवाला मत देना। रमान शाह की आवाज बेसमेंट के अंदर तक सुनाई दे रही थी। रमान शाह ने नाश्ते के टेबल पर हल्के से रायम की जानिब झुकते हुए इसके कान में सरगोशी की, तुम्हारे मामा मुझसे बहुत नाराज है, प्लीज सुलह सफाई करवा दो। रायम ने निवाला तोड़ते हुए मस्तूरी संजीदगी अख्तियार की, बाबा आप ऐसे काम ही क्यों करते हैं जिसकी वजह से मेरी मामा का मूड खराब होता है। रुमान शाह ने हल्की से गफलत से इसे देखा और पंजाबी अंदाज में बोल पड़ा, तो चुगला कदी भी अपनी प्यो दी वल ना बोली, जदों भी मुंह खोलेगा माँ दी साड़ी लवेगा। रान ने हैरत से आंखें फैलाई, ये क्या बोल रहे हैं बाबा। रुमान शाह ने फौरन बात बदली, कुछ नहीं बोल रहा, चुप करके नाश्ता करो। मीरम ने फौरन मदाखलत किया और रुमान शाह के करीब आते हुए तेज नजरों से घूरा, क्यों चिल्ला रहे हो मेरे बेटे पर। रुमान शाह ने फौरन लहजा बदला और मसनूई नरमी से कहा, डांट नहीं रहा, प्यार से बोल रहा हूँ कि बेटा अच्छी तरह से नाश्ता करो। मीरम ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, रहने दीजिए, जितना प्यार आप करते हैं हमें सब पता है। अपने प्यार में तो आपने मुझे अपनी इस बिल्ली के बच्चे को दूध तक पिलाने नहीं दिया। रोमान शाह ने गहरा सांस लिया और नरमी से समझाने की कोशिश की, यार बिल्लियां घर में जर्म्स फैलाती हैं, इसलिए मना किया था। मीरब ने फौरन तड़क कर जवाब दिया, तो हमें भी घर से निकाल दीजिए, हम भी जर्म्स ही हैं। अरमान शाह ने मुस्कुराते हुए इसके करीब झुककर सरगोशी की, नहीं, तुम जैसे जम्स को तो मैं हंसते हंसते मुंह लगा लेता हूँ। मीरब ने नाक चढ़ाते हुए घूर कर देखा, मगर रोमान शाह की शरारत भरी नजरों ने इसके चेहरे की सुर्खी मजीद बढ़ा दी थी। तभी आयत नाश्ता छोड़कर अपनी जगह उठी और मासूमियत से अपने बाबा के गले में बाजू डाल दिए। मामा, आप मेरे लिए बाबा से क्यों नाराज हैं? आप मेरे बाबा से क्यों नाराज है? रोमान शाह ने फखरिया अंदाज में आयत को प्यार से गले लगाया और मीरब की तरफ मायने खरीद नजरों से देखा। सदके जाओ मेरा बच्चा, थैंक यू सो मच, ये हुई ना बात। देखो मेरी प्यारी बेटी को मेरी कितनी फिक्र है। रोमान शाह ने शरारत से टाइम पर नजर डाली और तंसिया लहजे में कहा, एक तुम्हारा छोकरा है जो हर वक्त तुम्हारी तरफदारी करता रहता है। शुक्र है खुदा का कि अल्लाह ताला ने मुझे रहमत से नवाज दिया, वरना मैं तो इस घर में अकेला ही रह जाता। रायन ने फौरन आयत को घूरा, इससे तो वैसे ही चापलूसियां करने की आदत है। आयत ने फट से जवाब दिया, मैं बाबा की प्रिंसेस हूँ और तुम जेलस हो रहे हो। बाबा मुझे ज्यादा प्यार करते हैं, वो मुंह चढ़ाते हुए बोली। रुमान शाह ने फातिहाना मुस्कुराहट के साथ मीरब की तरफ देखा, जबकि मीरब ने खफगी से रायन के सर पर प्यार भरा चपत मारा और नाश्ता करने में मसरूफ हो गई। कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी, दरक कंबल में दबका सब बेखबर सो रहा था और दिलावर और फिदा एक दूसरे को बायनी खर्ज नजरों से देखकर मुस्कुरा रहे थे। फिदा, लगता है हमारे दुल्हा भाई को यकीन नहीं आया कि आज इनकी शादी है। हाँ भाई, शायद ख्वाबों में भी सोच रहे होंगे कि अभी वक्त है, मगर सच तो यह है कि अब कोई भी छुटकारा नहीं। फिदा हंसते हुए बोला दिलावर शराफत से आगे बढ़ा, एक झटके से दरक के ऊपर से कंबल खींच लिया। दरक हड़बड़ा कर बैठा, इसके बिखरे हुए बालों और नींद से बोझल आंखों में हैरानी थी। दरक आंखें मसलते, भाई प्लीज कंबल वापस दे, थोड़ा सा सोने दे। दिलावर कहका लगाकर, कंबल? अरे भाई होश में आओ, आज तुम दुल्हा हो, सोना छोड़ो और अपनी शेरवानी की फिटिंग चेक करो, वरना दुल्हन के सामने कहीं पजामा ढीला ना हो जाए। फिदा कहका लगाकर हंसती। दरक ने चुपकर तकिया उठाकर दिलावर को दे मारा, मगर दिलावर बचकर साइड पर हो गया। दरक बदबिदाते हुए, आप दोनों मुझे सुबह सुबह क्यों तंग कर रहे हो? कल रात वैसे ही नींद नहीं आई। फिदा शरारा से आंख दबाकर, आय हाय, अभी तो नींद नहीं आई, बाद में सुकून नहीं आएगा। दिलावर मुस्कुराहट दबाए, हाँ भाई, शादी के बाद नींद, सुकून और आजादी सब कुछ ख्वाब हो जाते हैं। दरक सीधा होकर बैठकर इनकी जुगतें सुनकर हल्का सा मुस्कुरा रहा था।
चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तो हम याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।